जॉर्जिया मेलोनी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई जो इस्लाम जो है वो कंपैटिबल नहीं है वेस्टर्न वैल्यूज़ के साथ में। पोर्चुगल में, पुर्तगाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पर बुर्के के ऊपर बैन लगा दिया गया और जिस किसी को बुर्का चाहिए उससे कहा गया कि भाई आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। बुर्का, बुर्के के बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है, भारत में भी हो रही है, विदेशों में भी हो रही है। और आप ये देखें कि बुर्के को क्या माना जाए। मुसलमान कहते हैं कि बुर्का जो है वो उनकी धार्मिक पहचान है, लेकिन श्रीलंका में इसी धार्मिक पहचान के माध्यम से ज़बरदस्त बम धमाके किए गए और एक पूरे देश को नेस्त नाबूद करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद वहाँ पर बुर्के पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया। अब आप किसी भी पब्लिक स्पेस में बुर्का वहाँ नहीं पहन सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका बॉम्बिंग्स की, जो एक तौहीद जमात नाम के एक संगठन ने की थी। और वो तौहीद जमात, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो हमारे यहाँ भी दक्षिण भारत में एक्टिव है। तौहीद जमात के ब्रांचेस, उनकी शाखाएं आपको तमिलनाडु में ख़ास तौर से मिल जाएंगी। अब इसी को जोड़िए, इसी समाचार को जोड़िए लश्कर तैयबा द्वारा जारी उस समाचार से, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम महिलाओं का विंग भी बना रहे हैं। यानी वो अब महिलाओं का विंग बनाएंगे और महिला जिहादी तैयार करेंगे। और महिला जिहादी जो है वो पुरुष जिहादी से अधिक खतरनाक इसलिए हो जाएंगे क्योंकि महिला जिहादी तो बुर्के में घूम सकते हैं और भारत में साहब बुर्के को हाथ लगाना मना है। ऐसा माहौल बना दिया गया है पूरे भारत में जैसे कि साहब कि भाई बुर्का जो पहनना है वो एक बिल्कुल आपकी फंडामेंटल राइट हो गया हो। फंडामेंटल राइट टू रिलीजन एंड कॉन्शियस तो है, हमारे यहाँ आर्टिकल 25 देता है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर भी है, वो सब्जेक्ट टू हेल्थ एंड मोरालिटी भी है और सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स भी है। लेकिन हमारे यहाँ की जो एक बड़ी लूज़ किस्म की जो इन्फोर्समेंट है और एक बड़ा ही जिसको हम कहें कि ओवर लिबरल कानून का इंटरप्रिटेशन है और एक जुडिशरी की एक टेंडेंसी है हर एग्जीक्यूटिव काम में टांग अड़ाने की, उसको लेते हुए साहब ये बड़ा एक संकट का काम हो गया है। लेकिन अब जब सीधे सीधे आपका लश्कर तैयबा महिलाओं की फ़ौज तैयार कर रहा है और कह रहा है कि साहब कि ये जिहाद करेंगी, तब तो आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये बात जो है ये कोई यहाँ भारत तक सीमित नहीं है, विदेशों में भी इसके विरुद्ध पूरी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। लेटेस्ट जॉर्जिया मेलोनी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई जो इस्लाम जो है वो कंपैटिबल नहीं है वेस्टर्न वैल्यूज़ के साथ में। क्योंकि वेस्टर्न वैल्यूज़ क्या है? वेस्टर्न वैल्यूज़ जो है वो है फ्रीडम, इक्वालिटी, विमेंस राइट्स, जेंडर राइट्स और जो एक खुलापन है पश्चिम में। हालांकि वो खुलापन भी जो है वो बाद में ही आया है। पहले जो चर्च जिस प्रकार से वहाँ पर राज करता था और चर्च में महिलाओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया गया था, तो वो पिछले 100 वर्षों में उसमें बहुत परिवर्तन आया है और महिलाएं अब पश्चिम में तो कम से कम पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलती हैं। उनके ऊपर इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन आप लगाने की सोच ही नहीं सकते कि वहाँ पर जो है वो पुरुष महिलाओं को ये कहे कि तुम अपना सर ढक के रखो। कोई एक ज़माना हुआ करता था महिलाएं भी संभवतः सर ढक के रखा करती होंगी। भारत में तो कभी ये कल्चर था ही नहीं, कतई नहीं था। भारत में तो तब आया जब ये आपके विदेशी आक्रांता आए और विदेशी आक्रांता जो आए वो अपनी महिलाओं के बगैर आए और यहाँ फिर इन्होंने महिलाओं को पकड़ पकड़ के और ग़ुलाम बनाना आरंभ कर दिया, उनको लौंडी बनाना आरंभ किया। जब इस तरह की बातें होने लगी तब फिर पर्दा यहाँ पर भी लागू किया गया, इस हिसाब से कि भाई एक तो 2 तरह के उसमें कार्य हुए यहाँ पर जो परिवर्तन आया हमारे समाज में। और वो परिवर्तन यह आया कि एक तो
पर्दा किया जाने लगा। और दूसरा ये कि महिलाओं का विवाह जो है वो बहुत जल्दी किया जाने लगा। वरना यदि आप पुरातन समाज को देखें तो पुरातन समाज में इस तरह का नहीं था। बच्चियाँ काफ़ी शिक्षा लेती थीं और शिक्षा वो लेती थी बाद में, जब उनका विवाह हो जाता था उसके बाद भी लेती थी। और वो दायित्व दिया गया है। वो मनुस्मृति इत्यादि में यदि आप देखें या कामसूत्र इत्यादि में देखें, कामसूत्र को लोग समझते हैं कि साहब कि ये कोई सेक्स मैनुअल है, बिल्कुल नहीं है। कामसूत्र जो है वो आपके सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की आपको पुस्तक सामाजिक निर्वहन के सूत्र बताती है, कामसूत्र। तो उसमें भी शिक्षा का दायित्व पति के ऊपर है और पत्नी को शिक्षित करना उसका दायित्व है, यदि वो कम उम्र में ब्याह करके आ जाती है तो इस प्रकार का एक खुला समाज था, जिसको 11वीं शताब्दी के बाद में जब यहाँ पर आक्रांता आए और वो अपनी अलग तरह की संस्कृति, अलग तरह का कल्चर लाए, तो आज भारत में भी यह आवश्यकता है कि हम ये कहें कि भाई इनका जो कल्चर है वो हमारे से कंपैटिबल नहीं है। वो इस प्रकार तो कहना ही पड़ेगा जिस तरह से योगी जी खुल के कह रहे हैं। पोर्चुगल में, पुर्तगाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पर बुर्के के ऊपर बैन लगा दिया गया और जिस किसी को बुर्का चाहिए उससे कहा गया कि भाई आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। इटली में ये कट्टर इस्लामियों के प्रति उनको थोड़ा सा अभी एक और भी सीखने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि साहब कि वो रेडिकल इस्लाम को कंट्रोल करेंगे। तो मैं इटली की जॉर्जिया मेलोनी को ये बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम इस्लाम है और इस्लाम में कुछ लोग जो है इनमें भेद करते हैं। कुछ को कोई रेडिकल इस्लाम कहते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं। इस्लाम बाय नेचर पॉलिटिकल है, बाय नेचर रेडिकल है। तो इसके विरुद्ध जॉर्जिया मेलोनी ने एक प्रकार से युद्ध छेड़ दिया है और वहाँ पर काफिरों के विरुद्ध कहने वाले एक मौलाना को, जहाँ से वो आया था वहाँ उसको डिपोर्ट कर दिया गया कि चलो तुम भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर आप भले ही आपकी बड़ी किताब में लिखा हो, लेकिन आप यहाँ काफिरों के प्रति घृणा प्रकट नहीं कर सकते अपने खुतबों में। भारत इस प्रकार का कोई कानून क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि आप किसी को भी दूसरे के प्रति, दूसरे धर्म के, मजहब के प्रति या किसी दूसरे वर्ग के प्रति घृणा करने को एक अधिकार के रूप में कैसे संरक्षण दे सकते हैं? कितने स्थानों पर आपको मैं याद दिला दूं, सीताराम गोयल जी ने एक पुस्तक लिखी थी, द कलकत्ता कुरान पिटिशन। वो कलकत्ता कुरान पिटिशन जो है वो एक बताती है, एक स्ट्रगल बताती है कि किस तरह से एक सज्जन थे, उन्होंने पिटिशन लगाई कि साहब इस किताब को, बड़ी किताब जिसको बोलते हैं कुरान, इसको बैन किया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदुओं के प्रति या नॉन मुस्लिम्स के प्रति घृणा पूरी तरह से परिलक्षित की जाती है। उन्होंने 176 इस प्रकार की आयतें जो है वो उस पिटिशन में उद्धृत की और उसके बाद जैसा कि कोर्ट्स में आप जानते हैं किस तरह से होता है कि कोर्ट जब इस्लाम का नाम आता है तो वो एकदम से वो सक पका जाता है, बिल्कुल जड़ हो जाता है। तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसी प्रकार के एक पिटिशन लगी जाइए दिल्ली में। तो दिल्ली के जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे उनके सामने केस लाया गया जिसमें ये लिखा था, जिसमें ये कहा गया था कि साहब की इन्होंने 26 आयतों का उद्धरण करके ये कहा कि साहब कि इस्लाम जो है वो घृणा सिखाता है। तो इनके खिलाफ पुलिस केस किया गया। उस पुलिस केस में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनको ये कहते हुए छोड़ दिया कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो कि कुरान में नहीं लिखा हो। ये बड़ा एक सेलिब्रेटेड केस है दिल्ली का। ये मेरे ख्याल से ये शायद 1987-88 की बात है। आप देखें कि इसी प्रकार फ्रांस में आप पब्लिक में बुर्का नहीं पहन सकते, आप पब्लिक में हिजाब नहीं पहन सकते। वहाँ तो
लाइसीते नाम का जो उनका जो सेक्युलरिज्म है, वो लाइसीते उसको बोलते हैं फ्रेंच में, तो वो लाइसीते के जो नियम हैं वो तो और भी कठोर हैं। वहाँ पर आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते जिससे कि आप सामान्य जनता से अलग दिखें। तो वहाँ पर आप अपनी पहचान बनाने के लिए अलग से यदि आप दाढ़ी टोपी और इस तरह की चीज़ें पहन के घूमेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुर्का का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हिजाब का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। क्या समय आ गया है कि भारत में भी हम इस तरह की बातों पर विचार करें? जॉर्जिया मेलोनी तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने तो साफ कह दिया कि भैया इस्लाम का इटली में कोई स्थान नहीं है। यदि आपको यहाँ रहना है तो आप इटली की जो संस्कृति है उसके अनुसार रहिए। बीच में मेडिटेरेनियन से लाखों की संख्या में शरणार्थी आते थे, वो भी रोके गए हैं। और वो तब रोके गए हैं क्योंकि इटली इत्यादि जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के पार्ट होने की वजह से एक यूरोपियन पार्लियामेंट है, वो यूरोपियन पार्लियामेंट कई सारे नियम और कायदे बनाती है, वो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट के हाथ में है। और लेफ्टिस्ट का एक ही घोषित उद्देश्य है कि सारे समाज की आप संरचना समाप्त कर दें जिससे कि उनका राज हो जाए। हालांकि वो मूर्ख हैं, राज उनका भी नहीं होगा। यदि इस्लामियों के हाथ में थोड़ी सी भी सत्ता हुई तो वो उन लेफ्टिस्ट को भी उखाड़ के फेंक देंगे, जैसा कि उन्होंने ईरान में किया था। तो इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ़ करनी चाहिए, पोर्चुगल की तारीफ़ करनी चाहिए, और विशेषकर से ये जो कार्यक्रम किया है लश्कर-ए-तैयबा ने महिला विंग बनाने का, महिला जिहादियों को ट्रेन करने का, महिला जिहादियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का जो कार्यक्रम आरंभ किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में भारत में भी बुर्क़े पर बैन 100% लगाया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं अपनी टिप्पणी में व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।